हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 पढ़ा था, अच्छी तरह से उसको समझा था। जीवों में जनन किस प्रकार होता है उसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे सभी, और अच्छी तरह से समझे थे। तो आज की इस वीडियो में हम अगला चैप्टर पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गोलीय दर्पण से परावर्तन। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन क्या होता है ये देखेंगे हम। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों के रास्ते में आती है तो यह छाया बनाती है। हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में। जब कोई भी अपारदर्शी वस्तु जो है सीधे रास्ते में चलते हुए प्रकाश के रास्ते में आती है तो उसकी छाया प्रकाश बनती है। अब प्रकाश की किरणें द्वारा छाया बनाने की प्रक्रिया हमें यह बतलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात चलती है। तो जब छाया बनती है इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका हमें पूरा पता लगता है। ठीक है। अब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम उस वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे कोई प्रकाश की किरणें उपस्थित नहीं होती जो कि उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़े। तो ये भी आपको पता है कि हम केवल तभी वस्तुओं को देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराती है और वह टकराने के बाद वापस हमारी आंखों में पड़ती है, तभी हम उस वस्तु की इमेज को अपनी आंखों में बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह डेफिनेशन प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चमकीला वस्तु, उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें भी होती हैं। यानी कोई बहुत अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ वस्तु है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो भी परावर्तित कर देता है। जैसे कि हमारा दर्पण होता है, आईना, जिसपे हम चेहरा देखते हैं अपना। आईना होता है, उसकी एक सतह चमकीले पदार्थ से पॉलिश की होती है जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है। इसी प्रकार जो है हमारे दर्पण से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। जब हम अपना चेहरा शीशे पे देखते हैं तो क्या होता है, लाइट की किरणें जो है हमसे टकराकर किस पे जाती हैं, शीशे पे, और शीशे से वापस टकराकर हमारी आंखों पे, तभी हम अपने चेहरे को शीशे पे देख पाते हैं। चलिए, ये तो था प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं हम परावर्तित किरणें क्या होती हैं और आपतित किरणें क्या होती हैं। तो पहले देखते हैं आपतित किरणें यानी इंसिडेंट रेज। तो जो किरणें परावर्तित होने वाली सतह पर पड़ती हैं उन किरणों को बोलते हैं आपतित किरणें। यानी जिस सतह पर परावर्तन होना हो उस सतह पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उनको बोलते हैं आपतित किरणें। और परावर्तित किरणें या इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और परावर्तित किरणें या रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं, वे प्रकाश की किरणें जब वो किसी सतह पर टकराती हैं, फिर टकराने के बाद वह परावर्तित होकर कहीं दूसरी तरफ जाती हैं। तो टकराने के बाद जो किरणें वापस मुड़ जाती हैं उन किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है। तो ये अब भी आप समझ गए परावर्तित किरणें और आपतित किरणें क्या होती हैं। अब होता है अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को अभिलंब या नॉर्मल या परावर्तित होने वाली सतह पर लंब कहते हैं। जैसे ये आपकी मानी सरफेस है, यहाँ पे प्रकाश की किरण इस सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, तो ये पॉइंट हो गया आपका O। अब इस पॉइंट पे जब आप लंब, अब देखिए ये पॉइंट जो है इस पे लंब बनाएंगे हम इस सरफेस के बराबर में, तो ये बन गया लंब इसका, ये ठीक है, ये वो लंब। अब ये होता है आपका अभिलंब। तो ये किरण यहाँ से आ रही है इस तरफ को, ठीक है, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे टकराएगी, यहाँ से परावर्तित होकर इस तरफ जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे यानी IR यानी आपतित किरण, और ये हुई आपकी परावर्तित किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये RR, तो ये हुई आपकी परावर्तित किरणें। ठीक है। अब इसमें आता है आपका परावर्तन कोण और आपतन कोण। ये को क्या, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हुआ,
जब ये किरण जो है आपतित किरण जो है सतह पर टकरा रही है, ये जो इस सतह के साथ कोण बना रही है, इसको कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल आई। ठीक है। और जब ये कोण इस तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ पर जा रही है परावर्तित होकर किरण, तो परावर्तित किरण जब टकराने वाली सतह के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल आर। तो ये हुआ परावर्तन कोण। तो बच्चों आप अच्छी तरह समझे होंगे अभिलंब क्या होता है, आपतन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण क्या हुआ, प्रकाश की किरणों द्वारा आपतन बिंदु पर, उस बिंदु पर अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बता दिया। ये किरण आ रही है और ये इधर को जा रही है, ये आपका अभिलंब हुआ। तो मैंने आपको ये कोण बताया, जबकि ये कोण हुआ आपका आपतन कोण क्या हुआ कि आपतन बिंदु पर उस अभिलंब के साथ बनने वाले, यानी ये आपतन बिंदु हो, यहाँ से इस तरफ जो कोण बनेगा वो होगा एंगल आई, और इस तरफ जो कोण बना ये हुआ एंगल आर। तो ये आपका कोण इंसिडेंट हुआ, ये कोण आपका रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो परावर्तित कोण क्या हुआ, जब किरण जो है परावर्तित होकर परावर्तन बिंदु से अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आपके परावर्तित और अपवर्तित किरणें, यानी हमने पढ़ लिया परावर्तन क्या होता है, परावर्तित किरणें क्या होती है, अपवर्तित किरणें क्या होती है, और एंगल्स ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं हम परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं आपको, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 1 पहला कोण है आपतन कोण एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा बोलता है आपका आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित, ये सभी एक ही तल पे होती हैं। ठीक है। ये तल है, यहाँ पे ही आपकी टकरा रही है, इधर से ये कोण आपका, ये कोण, ये कोण, ये किरण, ये किरण सारी एक ही तल पे होती है। तो ये इसके गुण हो गए। तो परावर्तन नियम क्या बोलता है, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन का बिंदु है, ये सभी एक ही तल पे होते हैं। अब परावर्तन के ये नियम जो है सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। परावर्तन के जो नियम है सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लागू होते हैं। परावर्तक पृष्ठों के प्रकार, परावर्तक पृष्ठ जो है गोलाकार भी हो सकते हैं, समान असमान रूप से जुड़े हुए समतल भी होते हैं, और किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आता है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण होते हैं, दूसरे बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण होते हैं। तो इसी दर्पण का नाम होता है अवतल तथा अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण या उत्तल गोलीय दर्पण। अब अवतल लेंस क्या होता है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और अर्थात गोले के केंद्र की तरफ होता है। तो ऐसे जो लेंस होते हैं ये बोलते हैं हम अवतल दर्पण या कनकेव मिरर, जिसकी परावर्तक सरफेस ये है, ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है। यहाँ पे प्रकाश टकरा रहा है तो इधर से जा रहा है, ये सरफेस है, ये होता है आपका अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है या उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसकी जो है परावर्तक सरफेस बाहर की तरफ होती है, जैसे ऐसे, ये है आपका उत्तल लेंस, इसकी सरफेस है बाहर की तरफ उभरी हुई, तो ये हुआ आपका उत्तल लेंस या उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है। अब उदाहरण क्या है अवतल लेंस का, पहले अवतल लेंस का उदाहरण देख लेते हैं। अवतल लेंस का उदाहरण है आपका जैसे जिसके अंदर की तरफ मुड़ी होती है, आपने देखेंगे कई ऐसे। अब एक चम्मच का उदाहरण लेते हैं। एक चम्मच देखा आपने, चम्मच जो है जो अंदर की तरफ मुड़ा भाग होता है वो होता है आपका अवतल लेंस, और जो बाहर की तरफ मुड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं हम उत्तल लेंस। यानी वो उत्तल लेंस का उदाहरण है बाहर की तरफ को, और अंदर की तरफ जो मुड़ा होता है चम्मच का भाग वो होता है आपका, जैसे ये चम्मच है मान लीजिए। ठीक है। इस तरह से चम्मच मान लीजिए। अब ये जो सरफेस है ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली सरफेस है। तो जो अंदर वाली सरफेस होगी, जो जिस पे हम पानी या दूध या चीनी वटेवर जो भी उठाते हैं चम्मच के माध्यम से जो भरते हैं, वो सरफेस होगी अवतल, और जो बाहर की तरफ है पीछे वाली वो होगी आपकी उत्तल। ठीक है। तो अब आता है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद और शब्द। जो गोलीय दर्पण से संबंधित जो शब्द है उनको देख लेते हैं। पहला है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उसको उसका दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव दर्पण के पृष्ठ पर स्थिर होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को प्राय अंग्रेजी अक्षर के पी अक्षर लिखते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये ध्यान देना बच्चों आपने।
तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र को हम अंग्रेजी भाषा के सी शब्द से लिखते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यानी अवतल दर्पण जो होता है ना उसमें वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के आगे होता है, सामने होता है, और उत्तल दर्पण पे जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है ये उसके पीछे होता है। तो ये बच्चे आपने याद रखनी, ये प्रश्न भी आते हैं कि ये कहाँ स्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की गोलीय त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र की तरह ही वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होती है, यह मैंने को पहले बता दी है। गोलीय दर्पण के सामने होती है और जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसके पीछे स्थित होती है। तो वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम कैपिटल आर से। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र इन दोनों से जो गुजरने वाली काल्पनिक अगर सीधी रेखा खींचे हम तो वो इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से अगर सीधी रेखा खींची जाए ना वो होती है उसकी मुख्य अक्ष। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस या मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तित होकर जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। अब फोकस को लिखा जाता है हम अंग्रेजी भाषा के एफ शब्द से। ठीक है, तो फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। यानी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से हाफ होती है, यानी हाफ फोकस, यानी आर क्या होगी फिर 2f। तो द्वारक, अब अपर्चर देख लेते हैं। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की से परावर्तन का कैसे होता है अब देख लेते हैं। गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, अब जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का अवतल गोलीय दर्पण की सतह पर परावर्तन होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ मुख्य अक्ष के समांतर होता है। अवतल गोलीय दर्पण की सतह से ये किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हैं। तो इस प्रकार इसका हम डायग्राम बना सकते हैं जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का अवतल दर्पण पे परावर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, आपको प्रश्न आ सकता है कि अवतल दर्पण पे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का परावर्तन किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता से दिखाइए। तो ये आपका अवतल दर्पण की सतह है, इस पे ये किरणें जो से आ रही है परावर्तित होकर ये इधर को जा रही है। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये वाला, ये इसमें आपका जिस पॉइंट पे मिलती है यहाँ पे ये लंब जाता है। तो इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। अब आपको इसमें मैंने पहले बता दिया है P क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, R क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये चीज़ें हम इसके द्वारा इसका हम परावर्तन दिखा सकते हैं अवतल दर्पण में जो अनंत से किरणें आ रही होती है। ठीक है, अब अनंत से आती हुई प्रकाश की सभी किरणें जो प्रकाश के प्रधान अक्ष के समांतर होती है अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है हम इसको दर्शा सकते हैं। ये अवतल लेंस से आपका, ठीक है, अवतल लेंस की सतह पे अनंत से किरण आ रही है तो ये किस तरफ जो है डाइवर्ट होगी। देखिए, पहले यहाँ से यह इस बिंदु से जाएगी, इस बिंदु से, तो ये जितने भी इमेजेस डाइवर्ट हो रही हैं इस सतह से एक फोकल बिंदु पे मिलती है, इसका फोकस पॉइंट बनता है F। ठीक है, तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें जो है अवतल दैश का परावर्तन होता है। यहाँ पे I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण है, R क्या है, परावर्तन कोण के बराबर है, और DC यानी D और C जो रेखा है वह आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें जो है
अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है यानी केंद्रित होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पर जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये था अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण पर अनंत से आने वाली किरणों का प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, देखिए। तो गोलीय उत्तल दर्पण पे परावर्तन के पश्चात दर्पण मुख्य फोकस बिंदु पर अपरिसत यानी डाइवर्ज होती है, वो दूर जाती है। जैसे आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये बी पॉइंट पे है और यहाँ से आपका फोकस पॉइंट है। तो एक किरण आ रही है यहाँ से, ये डाइवर्ट हो रही है दूसरी तरफ को, यहाँ से इस तरफ को परावर्तित होकर जा रही है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये फोकस बिंदु पे आपको मिलती है और ये आपका यहाँ पे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही बनता है। तो इस प्रकार हम उत्तल दर्पण पे जो है अनंत से आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन दिखा सकते हैं। अब क्या होता है कि इस पे सभी किरणें जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात जो है दर्पण के फोकस पर डाइवर्ज होती है, अपसरित होती है, ठीक है, ऐसी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार जो है हम इसको दिखा सकते हैं। अब प्रश्न ये भी आता है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों भी कहा जाता है, यानी हमने अभिसारी देखा वो था अवतल, लेकिन अपसारी क्यों कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उस पर आने वाली सभी किरणों को परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस पर क्या करती हैं, डाइवर्ज करती है यानी निकाल देती हैं, बाहर अपसरित करती हैं। यानी अपसरण क्या होता है, डाइवर्जन, और यानी रिफ्लेक्ट करना दूसरी तरफ को, और अभिसार क्या होता है, वहाँ से दूसरी तरफ को अपनी तरफ को मोड़ना। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखना है आपने, ये प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है। अब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणों का परावर्तन किस प्रकार होता है, ये आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से किरण आती है तो फोकस होकर इधर को डाइवर्ट हो रही है, यहाँ से ऊपर को आ रही है, इधर से इधर को जा रही है सीधी रेखा में। यहाँ आएगी तो यहाँ से जाएगी इधर को, यहाँ आएगी तो इधर से इधर को जाएगी, इस तरह से इसका डाइवर्जन होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर है ना, मुख्य अक्ष है यहाँ पे समांतर है, तो ये अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के परावर्तन से बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, देखिए, चूंकि प्रकाश की किरणें किसी भी तरह से परावर्तक पृष्ठ से परावर्तक क्रम के में परावर्तन के नियमों का पालन करती है, ठीक है, पालन करती है, इसलिए उपरोक्त सभी स्थितियों में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं परावर्तन का नियम जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितनी भी हमने ऊपर स्थितियां पढ़ी, इन सभी स्थितियों में परावर्तन का कोण जो है आपतन कोण के बराबर ही होगा, ठीक है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब और रियल इमेज, प्रतिबिंब जिस पर्दे पर उतारा जा सकता है को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब जो बनता है मिरर की सहायता से, उसको जिस वास्तविक पर्दे पर उतारा जाता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने की ओर बनता है, ये याद रखना, अपने पीछे की ओर कभी नहीं बनता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने की ओर बनता है, पीछे की ओर बनता है इसका आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब जिस, अब दूसरा आता है आभासी इमेज या वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब जिस पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस पर्दे पर हम उसको नहीं उतार सकते उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा परावर्तन क्या होता है, परावर्तित किरणें क्या होती है, आपतित किरणें क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। और इन नियमों को सिद्ध करने के लिए हमने उदाहरण भी दिए, उन उदाहरणों के साथ हमने हर स्थितियों में डिस्कस किया। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये हमने पढ़ा। तो चलिए आज की टॉपिक की समझ को देखने के लिए हम आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं और आपका कार्यपत्र देख लेते हैं। तो चलिए कार्यपत्र की तरफ। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्रक। इसमें आपको ये 2 प्रश्न हैं जिसको आपको अगर करते हैं तो आपकी आज की टॉपिक की समझ पक्की हो जाती है। पहला है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी परावर्तन होता क्या है ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है,
व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, परावर्तित किरणें तथा आपतित किरणों में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये आपने बताना है। तो ये 2 प्रश्न जो है आज के कार्यपत्र के रूप में आपकी आज के टॉपिक की समझ को परखेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप ये अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह से ये टॉपिक समझा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से आगे पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।